अगर आज मुझे कोई कहे कि मुझे सिर्फ 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसे सिर्फ 5 फंड सजेस्ट करूंगा जो कि आपको पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फंड्स किसी इन्फ्लुएंसर ने सजेस्ट किए हुए नहीं है, तो बिगिनर्स के लिए एकदम सिंपल और डाइवर्सिफाइड हिसाब से चूज किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फंड बिगिनर्स के लिए सही है, कौन सा एसआईपी के लिए ये सही है, और अगर आप सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो वो इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मार्केट में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। इसी वजह से बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी लोगों को तो यही पता नहीं होता कि ये सब टर्म्स होती क्या है। लगने लगता है कि आपको एमबीए करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप बिगिनर हो तो 4-5 कैटेगरी समझ लो जहां पे आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है ये समझाऊंगा। सबसे पहला फंड जो हम देखेंगे, इंडेक्स फंड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी रेफर करते हैं। सबसे सिंपल और सबसे अच्छा रिटर्न आज तक इसने दिया हुआ है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड मतलब क्या कि जो डायरेक्टली ट्रैक करता है इंडेक्स को। ओके, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उस कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो आपको डायरेक्टली एक ही फंड से इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक्सपोजर मिल जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो भी ये फंड आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर आप ट्रेडर हो या प्रो इन्वेस्टर भी हो फिर भी आप इस फंड को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये फंड आज तक का सेबी का डाटा बोलता है कि 85% ऑफ द जो एक्टिव मैनेज फंड है वो इंडेक्स को भी बीट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या, इंडेक्स फंड एक सेफ, बेस्ट और सिंप्लीफाइड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये फंड इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, रिलायंस हो गई, इंफोसिस हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई। ये जो बड़ी कंपनी 50 बड़ी कंपनी है उन कंपनियों में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाओगे एक ही इंडेक्स फंड के यहां से। ओके, तो यहां पे आप एज मिनिमम एज 100 रुपए से 500 रुपए से भी इंडेक्स फंड में आपकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो या एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या क्या है इंडेक्स फंड के ये अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ तो वहां पे एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, जो एक नॉर्मल फी लगती है 1% 2% आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो उसके लिए, तो यहां पे सबसे लो होता है एक्सपेंस रेशियो या लो कॉस्ट हम उसे कह सकते हैं। ओके, उसके बाद नो स्टॉक सिलेक्शन। आपको कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। आप 100 रुपए से 500 रुपए से यहां पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो इन 50 बड़ी कंपनियों में। उसके बाद लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो इंडेक्स फंड ने सच में बहुत अच्छा रिटर्न आज तक दिया हुआ है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडेक्स फंड को रेफर करते हैं। ओके, उसके बाद बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज करके उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर कुछ टॉप होल्डिंग अगर हम देखें इंडेक्स फंड की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और ऐसे ही 50 बड़ी कंपनियों में यह फंड इन्वेस्ट करता है। तो इसके जो अच्छे ऑप्शन है या कुछ ऑप्शन जो अवेलेबल है मार्केट में वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ये भी एक अच्छा ऑप्शन इंडेक्स फंड के लिए है, और एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन तीनों में से कोई भी आप अगर इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन तीनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे हमारा होगा फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड मैंने क्यों रखा है इसका भी मैं आपको बताता हूं। मार्केट के हिसाब से स्मार्ट एलोकेशन एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या कि फ्लेक्सी कैप फंड का कैसा होता है, मान लो कैसा होता है मार्केट में हर टाइम एक ही सेक्टर में कभी भी ये नहीं होता। मतलब पूरा मार्केट अच्छा कर रहा है तो सब कंपनियां अच्छा करेगी, मार्केट अगर बुरा कर रहा है तो पूरा मार्केट बुरा करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी लार्ज कैप कंपनियां अच्छा करती है, कभी कभी स्मॉल कैप कंपनियां अच्छा करती है, कभी कभी मिड कैप कंपनियां अच्छा करती है। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपको एक्सपोजर देता है लार्ज कैप कंपनियों का भी, मिड कैप कंपनियों का भी और स्मॉल कैप कंपनियों का भी। तो आपको यहां पे क्या होता है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आपको मिल जाता है जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, मिड कैप कंपनियों में जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, और आपको स्मॉल कैप का भी, मतलब वहां पे रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन इन दोनों की वजह से आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है और स्मॉल कैप में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहो। तो ये एक ही फंड में आपको इन तीनों कैटेगरीज का
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाता है, इसलिए आप सेकंड नंबर पे चूज कर सकते हो फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, तो फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो मार्केट के हिसाब से जब भी कभी मान लो बुल रन चल रहा है तो मार्केट के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी आपका डाइवर्सिफिकेशन आपका फंड मैनेजर बढ़ा देगा। अगर नॉर्मल मार्केट है तो बैलेंस एलोकेशन रखेगा, और वोलेटाइल मार्केट है तो लार्ज कैप की तरफ जाएगा, क्योंकि तब स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा गिरती है। तो मतलब आपको एक रिस्क एडजस्टेड अच्छा रिटर्न इस फंड में आपको मिल जाता है। ओके, तो आपका फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है। अगर इसके पॉपुलर ऑप्शन अगर हम देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा यही फंड मैनेज करता है। एज पर अगर हम फंड देखें तो एक ही फंड की अगर हम बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ओके, उसके बाद एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा ऑप्शन अभी अवेलेबल है मार्केट में, और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, इन तीनों में से कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड आप चूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो अब थर्ड फंड की तरफ हम जाएंगे, और ये यहाँ पे मैंने आपको रखा है लार्ज और मिड कैप फंड। मतलब क्या, लार्ज कैप की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, लार्ज कैप की भी स्टेबिलिटी मिले, और मिड कैप की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कहीं मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप बन सकती है। फ्यूचर ग्रोथ की अगर अपॉर्चुनिटी हो तो मिड कैप कंपनियों के पास स्केल होता है, ग्रोथ इस कंपनियों में आपको दिखने को मिलती है। तो लार्ज और मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहां पे आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दे देती है, और मिड कैप कंपनी आपको ग्रोथ का भी पोटेंशियल आपके पोर्टफोलियो में दे देती है। ओके, तो आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ भी चाहिए, तो आप लार्ज और मिड कैप के बैलेंस में जा सकते हो। ओके, तो यहां पे बैलेंस होता है स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का। तो लार्ज कैप कंपनी देगी आपको स्टेबिलिटी और मिड कैप कंपनी आपको ग्रोथ देगी, और इन दोनों के मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। ओके, तो इसके अगर अच्छे ऑप्शन अगर हम मार्केट में अवेलेबल देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंट का जो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उसके बाद कैनरा का जो है रोबेको का, वो इमरजेंसी इक्विटी फंड जो है, ये भी लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर आपको दे देता है, तो ये भी आप वहां पे प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो है, इसमें भी आप आपका पैसा डाल सकते हो। ये भी जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखे, अगर लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है वहां पे पैसा डालता है, और अगर मिड कैप में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहां पे आपका पैसे को आपका फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई कर देता है। तो ये तीन फंड के ऑप्शन आपको यहाँ पे अच्छे अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बाद मैंने फोर्थ नंबर पे जो रखा है इल्स फंड रखा है। इल्स मतलब क्या, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका मतलब क्या, मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप टैक्स भरते हो तो आपके लिए ये बेस्ट फंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपीस तक आप आपका टैक्स सेव कर सकते हो एटीसी डिडक्शन के अंदर। लीगली आप आपका इल्स फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हो। ओके, तो इसकी वजह से मैंने इल्स फंड रखा है फोर्थ नंबर पे। तो टैक्स भी सेव हो जाएगा और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। उसके बाद इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आपको इस फंड से मिल जाती है, और सेक्शन 80C की तहत आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस तक आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। ओके, तो कैसे काम करता है, आप अगर इस इल्स फंड में पैसा डालता हो तो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा आपका पैसा इक्विटी में, तो आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगी और वेल दोनों का बेनिफिट आपको एक ही फंड में मिल जाता है। तो जो आपका वेस्ट ऑफ जाने वाला था टैक्स, वहां पे वो आप सेटल ऑफ करके 80C के तहत 1.5 लाख तक आप टैक्स भी बचा सकते हो, और आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक है यहाँ पे, वो है कि लॉक इन पीरियड। जो इल्स फंड होता है इसे लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है तो आपको कुछ भी मतलब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको उस पैसे की जरूरत जल्दी है तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, तो आपको ये फंड अवॉइड करना चाहिए। लेकिन टैक्स सेविंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पॉपुलर एग्जांपल अगर हम देखें तो मिराई एसेट मैनेजमेंट का इल्स टैक्स सेवर फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद डीएसपी का भी हम इल्स टैक्स सेवर फंड जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और एसबीआई का भी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है हमारा इल्स, वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप इल्स फंड की तरफ जाना चाहो। ओके, उसके बाद मैंने आपके लिए रखा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ओके, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब क्या, कि जो आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करे और डेब्ट में भी इन्वेस्ट करे, मतलब बॉन्ड
और डेब्ट सिक्योरिटी जो होती है उन डेब्ट सिक्योरिटीज का भी आपको एक्सपोजर मिले, इसके लिए मैंने आपके लिए रखा है हाइब्रिड फंड। ओके, तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, 60 to 80% ग्रोथ के लिए आपका पैसा डाला जाता है और 20 to 40% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में भी आपको स्टेबिलिटी भी मिले। ठीक है, तो अगर मार्केट क्रैश करे तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, ये जो डेब्ट रिलेटेड सिक्योरिटी होती है इसकी वजह से आपको सेफ्टी मिल जाती है और इक्विटी और डेब्ट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही फंड में मिल जाता है। ओके, तो लोअर वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी यहाँ पे कम रहती है क्योंकि यहाँ पे डेब्ट का भी एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा खासा मिला हुआ होता है। उसके बाद बेटर स्टेबिलिटी, स्टेबल होते हैं ये फंड, ज्यादा रिस्क यहाँ पे आपको होती नहीं। ओके, और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, मतलब आप अगर बिगिनर हो तो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर पॉपुलर ऑप्शन इसमें हम देखें तो आईसीआईसीआई का इक्विटी डेब्ट फंड जो है ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप हाइब्रिड फंड की तरफ जाना चाहो। देन एसबीआई का इक्विटी का हाइब्रिड फंड जो है ये भी एक अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, इसके पास भी आप जा सकते हो। और कैनरा रोबेको का जो है ये भी इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है ये भी आपको डेब्ट और इक्विटी दोनों का एक्सपोजर एक ही फंड में आपको दे देगा। ओके, ठीक है, उसके बाद हमारा होगा कि हाउ टू चूज एनी म्यूचुअल फंड। तो अगर आप चाहो, मैंने ये जो फंड आपको बताया ये पूरे डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बताएं ताकि आपको ग्रोथ भी मिले और स्टेबिलिटी भी मिले। मान लो अगर आप चाहते हो ग्रोथ चाहते हो, आप फ्लेक्सी कैप की तरफ जा सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप हाइब्रिड फंड की तरफ जा सकते हो। ऐसे आप आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड मैंने जो आपको बताया वो तो सब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है हर एक के पोर्टफोलियो में वो फंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी 50 कंपनियां जो लार्ज कैप 50 कंपनी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है उनमें इन्वेस्ट करता है। ओके, तो इसलिए ये पूरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। नहीं तो आप आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो उनमें से एक कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो अब म्यूचुअल फंड अगर ये आपको चूज करना है तो ठीक, अगर आपको नहीं लगे, आपको अगर बाहर से कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना है तो उसका एक नॉर्मल एनालिसिस कैसे किया जाए 5-10 मिनट में, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको और एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सको, ये अब हम देख लेते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड चूज कैसे करें, तो सबसे पहले फंड की कैटेगरी देखो। फंड की कैटेगरी ऐसी जो कि आपके जो गोल्स है उसको मैच करे। मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको डेब्ट वाले म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, अगर आप थोड़ी बहुत ही रिस्क लेना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो आपका जो गोल है उसके हिसाब से कैटेगरी चूज करोगे, कौन से कैटेगरी के फंड में आपको जाना है। कैटेगरी का हर एक कैटेगरी का अलग अलग वीडियो, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं ये सब हमने हमारे चैनल पे डाला है, तो आप वहां पे जाके वो सब देख सकते हो। ओके, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो चेक करो। ओके, जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, फीस होती है जो कि 1 to 2% के आसपास सेबी के रूल्स के हिसाब से होती है। तो जितनी कम फी उतना आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये ध्यान में रखो कि एक्सपेंस रेशियो उस फंड का कैटेगरी में जो भी चल रहा है उससे कम हो या उसे मैच करता हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद फंड की साइज देखो। ओके, ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा। मतलब क्या कि बहुत बड़ा भी फंड चूज करोगे तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, और बहुत छोटा फंड चूज करोगे तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं जब भी कभी फंड चूज करने जाता हूं तो मेरा एक जो पैरामीटर में लगाता हूं कि 500 करोड़ से ज्यादा उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट होने ही चाहिए। ओके, तो ये आप भी लगा सकते हो कि कोई भी फंड चूज करो तो 500 करोड़ से ज्यादा का तो एसेट अंडर मैनेजमेंट उस फंड के पास होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि आपका फंड जो मैनेज करने वाला है, जो आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी चूज करने वाला है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब देख लो। और 5 to 10 ईयर्स अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो आप सच में अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म का सोचो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। ओके, तो बेस्ट चॉइस मेरे अकाउंट के हिसाब से अगर आप देखो अकॉर्डिंग एक बेस्ट चॉइस आपके लिए अगर आप कहो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इंडेक्स फंड को रेफर करते हैं, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड फिर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबकी अपॉर्चुनिटी देगा। थोड़ी सी रिस्क बढ़ेगी लेकिन फिर आपको एक एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाता है। और उसके बाद आप मिड कैप या स्मॉल कैप अगर आप एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता जाए, आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तो हमने ये सब वीडियो डाले कि किसी भी फंड को एनालिसिस कैसे करें, मिड कैप को कैसे करें, स्मॉल कैप को कैसे करें, अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप कैसे चूज करें, ये भी डाला हुआ है। तो ये आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन आप शुरुआत इंडेक्स फंड से करो, फ्लेक्सी कैप की
तरफ आओ, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगे वैसे वैसे आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी जा सकते हो आपका पोर्टफोलियो का एक्सपोजर देने के लिए। ओके, तो याद रखो रिस्क जैसे जैसे बढ़ता है उतना ही रिटर्न पोटेंशियल भी बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा उतना ही आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा रिटर्न कोई फंड दे रहा है तो वहां पे भी एक चीज ध्यान में रखो कि वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। ओके, टाइम इज ग्रेटर देन टाइमिंग इन द मार्केट, मतलब जितना ज्यादा देर आप मार्केट में बिताओगे, जितने ज्यादा देर तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, उतना आपका बेनिफिट होगा। ओके, और कंसिस्टेंसी इन द रियर कंपाउंडिंग इंजन, तो कंसिस्टेंटली अगर आप एसआईपी के जरिए हो या अगर आपके पास लमसम भी हर महीने कुछ आता है, तो आप कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट करते रहो तो आप अच्छा खासा रिटर्न इस मार्केट में बना सकते हो। तो एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी मैटर करती है इस मार्केट में, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहे तो आपको इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मान लो हमने सिर्फ 1000 रुपीज का एसआईपी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक फंड में। ओके, और हम स्टार्ट करेंगे, उसका रिटर्न हम देखेंगे 15% रिटर्न हमें उस फंड ने 20 ईयर्स तक दिया, ऐसा हम कहेंगे। तो 15% मैंने क्यों दिया, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है उसका भी 12 to 14% तक रिटर्न मार्केट में मिल जाता है। और अगर आप हमने जैसे बताया वैसे डाइवर्सिफिकेशन अगर आप करते हो तो आपका जो मिड कैप का फंड होगा उसका आपको फ्लेक्सी कैप का भी 17, 18, 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो ऑन एन एवरेज आपको 15% तक रिटर्न मिलेगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। अगर आप 20 ईयर्स के लिए सिर्फ इन्वेस्टेड रहते हो, सिर्फ 1000 रुपीज आप हर महीने की एसआईपी स्टार्ट करके 20 साल तक वो एसआईपी चलने देते हो, तो आपका कॉर्पस बन जाता है 1.32 करोड़ रुपीज। ओके, सिर्फ 1000 रुपीज की एसआईपी से। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहो और आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक अच्छा फंड चूज करो। ओके, द कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है, सिर्फ आपको मार्केट में बने रहना है। ओके, और कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंटली एक एसआईपी स्टार्ट कर दो और उसमें इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आप इनमें से कौन सा फंड चूज करने वाले हो। और अगर आपको किसी भी फंड में और डिटेल नॉलेज चाहिए होगा, अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा, मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगा। तो भूपेंद्र गांगुर्डे साइनिंग ऑफ।